दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पूर्व बाल व्यवस्था परिचर्या एवं शिक्षा। आपका सब्जेक्ट कोड 803। इस विषय की हम यहाँ पर एमसीक्यू देखने वाले हैं। 70 नंबर का ये पेपर रहता है जिसमें से आपको 40% नंबर चाहिए होते हैं। 40% नंबर मैंने बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। 70 नंबर है टोटल, तो जो भी आपका 70 नंबर होगा इसमें से आपको कितना चाहिए, 40% चाहिए। तो इनटू में 40 कर दीजिए जो परसेंटेज है, और कितना परसेंट में से निकालते हैं हम, 100 में से। 100 का 40% चाहिए तो 70 गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसके जीरो से जीरो काट दीजिए। एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कि 728 नंबर आपको प्राप्त करने होंगे। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, मात्र पास करने के लिए 28 नंबर चाहिए आपको। ये 28 भी लेना थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है कभी कभी, जब आप थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न देखने वाले हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए। इससे पहले मैंने आपको 801 और 802 जो सब्जेक्ट विषय है उनके एमसीक्यू करवा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से। किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया गया है, इस नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हो उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप जानते ही हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? तो आंसर हो जाएगा बालक का विकास जो है गर्भ अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब महिलाएं गर्भ धारण कर लेती हैं उसी समय से जो है बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। विकास मतलब है उसकी शारीरिक संरचना जो है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो गर्भ अवस्था में ही विकास होना शुरू हो जाता है। पहले दिन से ही विकास करना शुरू करता है और जब तक वो जीवन में जिएगा तब तक उसका विकास होता रहेगा। ठीक है, बाल विकास का अर्थ है, तो बाल विकास का अर्थ जो होता है उसको बोला जाता है अभिवृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है किशोरावस्था की आयु होती है। किशोर अवस्था यानी कि जो जवान हो जाते हैं हम, तो उसकी आयु कितनी मानी गई है ये आपसे पूछा गया है। तो 15 से 20 वर्ष की आयु जो है किशोरावस्था में मानी गई है, तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है इसमें पूछा गया विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था यानी कि जब विकसित होना प्रारंभ होता है माँ की कोख में एक बच्चा, से लेकर के प्रौढ़ अवस्था जब वो बूढ़ा हो जाता है तक गुजरता है, यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर जो ये परिभाषा दी थी उन का नाम था मुनरो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? बाल विकास में बुद्धि के तत्व के प्रभाव का अध्ययन किसने किया ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका जो अध्ययन किया था वो थे मिस्टर टर्मन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप अभी से प्रयास करते हैं, अभी आपको तो समय मिल चुका है कि आपकी डेट जो है बढ़ चुकी है, नया समय सारणी आपको प्रस्तावित कर दिया गया है, मैंने नोटिफिकेशन वीडियो डाल दिया था, उसके अलावा जो है मैंने पोस्ट कर दिए थे, और बच्चे जो हमसे नोट्स ले चुके थे उनको हमने पीडीएफ भेज दिया टाइम टेबल का, कि जो नया टाइम टेबल है आपका ये आ चुका है। अब बात आती है कि ये नया टाइम टेबल आया है तो इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? तो फ़ायदा ये होने वाला है कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो आसानी से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 90% से अबव नंबर आप ले सकते हो अगर अभी से आप जो है प्रयत्न करते हैं तो। मैंने सारे वीडियोस आपके करा दिए हैं फर्स्ट ईयर के, तो सारे वीडियोस जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के वीडियोस जो हैं, जो हम पीडीएफ नोट्स आपको देते हैं, वो सारे करा दिए गए हैं। जो आप नए नोट्स लेंगे उसमें ये नोट्स आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा। ठीक है, 801 का एमसीक्यू भी मिलेगा, 802 का एमसीक्यू भी मिलेगा, और 803 का भी एमसीक्यू आपको नए नोट्स के माध्यम से मिलेगा। व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। छठा जो क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही बेहतरीन आपके लिए होने वाला है। तो क्वेश्चन की बात करें, अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आपको थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए, अभी तक तो आपने बहुत तैयारियां कर ली होगी। तो अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे वो थे रिचर्डसन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा रिचर्डसन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर
आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट में आपसे। इसके अलावा कुछ जो मौखिक क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब वीडियो आप देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, स्किप करना चाहो तो कर लो। एक क्वेश्चन बनता है कि एनसीईआरटी ने सबसे पहला जो निर्देशन है वो कब जारी किया था। तो सबसे पहला निर्देशन एनसीईआरटी ने 1996 में जारी किया था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी गीजू भाई ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है जो आपका यूनिसेफ है वो बच्चों के लिए कार्यरत है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है ये स्थापित किया था यूनिसेफ को, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कभी कभी आपसे कि जो आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि है उसके मापन के जन्मदाता। ये सारे जो प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न मैंने नोट्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा नोट्स को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता जो है वो टर्मन को माना जाता है, टर्मन बोलते हैं उनको। तो टर्मन जो है वो बुद्धि लब्धि का उन्होंने जो है प्रतिपादन किया था, आईक्यू जिसको बोला जाता है, इंटेलिजेंट कोशेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक खेल किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा जो खेल बुद्धि और विवेक के साथ खेला जाता है वे बौद्धिक खेल कहलाते हैं। यानी कि अपना बुद्धि इस्तेमाल करना होगा उसमें, जैसे कि, और विवेक भी होना चाहिए, यानी कि शांत आपका स्वभाव होना चाहिए उस समय। तो जैसे शतरंज का खेल है, ये बौद्धिक खेलों में से माना जाता है। सबसे लोकप्रिय बौद्धिक खेल जो है ये शतरंज ही है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनता है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को समझाइए। तो मध्याह्न भोजन योजना या कार्यक्रम क्या होती है। मध्याह्न भोजन योजना या कार्यक्रम भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसके ऊपर टिप्पणी आती है कभी कभी। ठीक है, मैंने नोट्स में ये दिया हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, शैशव काल में नियमों एवं प्रतिबंधों रहित कौन सा खेल बच्चे खेलते हैं, जिसमें नियम और प्रतिबंध नहीं रहते हैं। रहित मतलब होता है कि नहीं होंगे उसमें। तो वो कौन से खेल खेलते हैं बचपन में बच्चे। तो शैशव काल मतलब बचपन ही हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर वो जो खेल खेलते हैं वो होते हैं स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल। ठीक है, जिसमें कोई नियम का पालन नहीं करना होता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है, खेल की विशेषता है। खेल की क्या विशेषता है ये आपको बतानी है। तो खेल जो है स्वतंत्र एवं आत्म प्रेरित होता है या होता है। साथ ही साथ जो खेल रचनात्मक होता है, और खेल के अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता है। जब खेल खेलते हैं तो उसके अलावा हम कुछ भी नहीं देखते हैं। तो यानी उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा आपका द। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, शतरंज किस प्रकार का खेल है। अब ये भी हमने इसको बड़ा क्वेश्चन में समझा था। तो शतरंज जो है ये एक बौद्धिक खेल है, यानी कि तीसरा ऑप्शन, थर्ड का जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एक मिनट देखिए, यहाँ पर शतरंज जो है किस प्रकार का खेल है। हाँ सही है, हमने क्योंकि अभी अभी डिस्कस किया था शतरंज जो है किस प्रकार का खेल है। तो शतरंज जो है वो आपका बौद्धिक खेल है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामाजिक गुणों और संवेगात्मक नियंत्रण में संबंध है। सामाजिक गुणों और संवेगात्मक नियंत्रण में कैसा संबंध है। तो सामाजिक गुण और संवेगात्मक नियंत्रण दोनों ही सकारात्मक क्रियाओं के अंदर आती हैं, यानी कि ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद जो है शेष अवस्था में खेल का उद्देश्य होता है। जब बचपन में हम होते हैं तो हमारे खेल का उद्देश्य क्या होता है ये हमें बताना है। तो बिल्कुल शांति से आप बता सकते हैं कि हम आनंद प्राप्ति भी करते हैं, साथ ही साथ हमारी व्यायाम भी हो जाती है शेष अवस्था में, और सुदृढ़ता भी प्राप्त हो जाती है। यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं इसमें। हमारे को अनजान, देखो सबसे पहला तो शेष अवस्था में आनंद की प्राप्ति ही होती है, लेकिन हम शेष अवस्था में ये नहीं जानते कि हम व्यायाम भी कर रहे हैं उस खेल के दौरान, और हम साथ ही साथ सुदृढ़ भी हो रहे हैं, हमारी मसल्स भी जो है बन रही हैं। तो ये दो चीज़ें हमें पता नहीं होती, लेकिन हमें पता है कि शैशवावस्था में हम आनंद प्राप्ति के लिए जो है खेल खेलते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य केवल एक नहीं है। जब ऑप्शंस हमारे पास हैं तो यहाँ पे व्यायाम भी हो जाता है हमारा, और सुदृढ़ता भी मिलती है हमारी बॉडी को। उपयुक्त सभी जो है सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास करना है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो ये कथन जो है शीलर और स्पेंसर का है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया फुटबॉल कितनी टीमों के साथ खेले जाने वाला खेल है। जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो कितनी टीमों के साथ खेलते हैं, तो हम जानते हैं फुटबॉल में एक सामने वाली टीम होती है और एक आमने वाली टीम है, यानी आमने सामने, तो दो टीमें हो जाती हैं इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया बैडमिंटन सर्वप्रथम कब खेला गया था। तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन सर्वप्रथम जो है ये खेला गया था 1873 में। तो द ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैसेज कर दीजिएगा नोट्स प्राप्ति के लिए, ये नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे हमेशा ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। मातृ शिक्षक संघ क्या है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, देखना ये कई बार क्वेश्चन आएगा। मातृ शिक्षक संघ का प्रमुख कार्य बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे बालिकाओं की शिक्षा में सुधार हो सके, और मातृ शिक्षक संघ की बैठक प्रत्येक माह आयोजित किए जाने चाहिए। पाठ्यक्रम का अर्थ लिखिए। तो आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम वह क्रम है जिससे किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए पार करना होता है। यानी कि हम पाठ्यक्रम क्यों पढ़ते हैं कि ताकि हम अपना जो एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करके जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सके। गंतव्य का मतलब ये नहीं कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक शहर से दूसरे स्टेशन चले गए। यहाँ पर जो पाठ्यक्रम का अर्थ है, अर्थात जो है आप एक कक्षा में जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं उस पाठ्यक्रम को आप जो है ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप अगली कक्षा या अगली परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हो जाते हैं, या फिर अगले सिलेक्शन के लिए आप उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो पाठ्यक्रम वह क्रम है जिसे किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान यानी कि शैक्षिक स्थान तक पहुंचने के लिए पार करना होता है। अतः पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। जीवन की लक्ष्यों की प्राप्ति, देखो शिक्षा तो आप कर रहे हो और जीवन का आपका लक्ष्य क्या है कि आप जो है कोई टीचर बनो, तो उसकी भी प्राप्ति होगी आपकी जब पाठ्यक्रम को ढंग से पढ़ लोगे। तो यह अध्ययन का एक निश्चित और तर्कपूर्ण क्रम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका एमसीक्यू बन सकता है अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम पाठ्यक्रम। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है साप्ताहिक योजना से क्या तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा अध्ययन हेतु पूरे सप्ताह की योजना साप्ताहिक योजना कहलाती है। इसी तरह से मासिक योजना या फिर वार्षिक योजना भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। अध्ययन हेतु जो मासिक योजना है वो मासिक योजना कहलाती है। इसी तरह अध्ययन हेतु जो वार्षिक योजना होती है वो वार्षिक योजना कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल में एक ही चीज़ में मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी है। साप्ताहिक योजना के अंतर्गत शिक्षक एक सप्ताह के कार्यक्रम की योजना निर्धारित करता है। इस तरह से अगर मासिक योजना होगी तो मासिक योजना के अंतर्गत शिक्षक जो है एक मास के कार्यक्रम की योजना निर्धारित करता है। अगर वार्षिक योजना होगी तो यहाँ पे लिखेंगे हम वार्षिक योजना के अंतर्गत एक शिक्षक जो है एक वर्ष के कार्यक्रम की योजना निर्धारित करता है। अगला जो प्रश्न बनता है ब्रेन स्ट्रॉमिंग के दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए ब्रेन स्ट्रॉमिंग का उदाहरण सबसे पहले फोकस का अभाव हो जाता है, पहला उदाहरण संगठन का अभाव हो जाता है दूसरा उदाहरण, और गलत लोगों को एकत्र करना ये भी एक तीसरा उदाहरण हो सकता है इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। विशिष्ट बालक वह हैं जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। यह कथन है, तो यह कथन किसका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीमती राजकुमारी शर्मा ने यह कथन कहा था। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसमें से किस बालक को बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा। इनमें से किस बालक को बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा। तो बौद्धिक रूप से भिन्न बालक जो है वो कौन से होंगे इस ऑप्शंस में वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिभावान बालक। प्रतिभावान बालक जो है बौद्धिक रूप से भिन्न बालक होते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य एवं असक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करते हुए
अधिगम से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, यह कथन है। सबसे पहले चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो है समावेशी शिक्षा के बारे में जो है आपको स्टेटमेंट दिया गया है। अगर आप समावेशी की डेफिनेशन आपसे पूछता है तो ये भी लिख सकते हैं, जो हमारे नोट्स में वो भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है। तो समावेशी शिक्षा का आशय क्या होता है? उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य और असक्षम बालक दोनों को जो है एक साथ में शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, उनको उच्च अधिगम से संबंधित जो है क्रियाओं को जो है उनके साथ में जो है उच्च अधिगम संबंधी क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। और लेकिन ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ये कथन जो है प्रोफेसर एस के दुबे का है। तो यहाँ पर जो है आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय ऐसे छात्रों की शिक्षा से है जो सामान्य बालकों से भिन्न हैं और यह शिक्षा उन्हें समझकर तथा अनुकूल वातावरण प्रदान करके सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करती है। ये भी समावेशी शिक्षा की एक नई डेफिनेशन है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ पूछे, परिभाषा पूछे तो आप ये लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो ये कथन किसने दिया था ये आपसे पूछा गया है। तो ये कथन दिया था श्रीमती राजकुमारी शर्मा ने। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। मंद बुद्धि का शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। मंद बुद्धि या शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो मंद बुद्धि भाई किस लिए होती है या शैक्षिक पिछड़ापन किस लिए होता है? तो देखिए, वंश से आता हो कि वंश में ही सब मंद बुद्धि हो, या शैक्षिक रूप से कोई पढ़ा लिखा ना हो। निर्धनता, गरीबी तो है ही भाई, आपके पूरे खानदान में ही गरीबी छाई हुई है और बहुत ही मतलब पूर्वज भी गरीब थे। तो ये भी इसका एक कारण है कि आप मंदबुद्धि हो सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की है। निर्धनता है तो पढ़ाई नहीं करोगे तो शैक्षिक पिछड़ापन तो आपको देखने को मिलेगा। शारीरिक कमियां हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मंदबुद्धि हो जाएगी। यानी उपरोक्त तो सभी सही आंसर हैं, तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है रिक्त स्थानों की कुछ पूर्तियां करनी है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु खाली स्थान आवश्यक है। तो एक सफल शिक्षक यानी कि एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण हेतु जो चीज आवश्यक है वो क्या है? विषय पे पकड़ होना आवश्यक है। हम यहाँ पे कह देंगे विषय पर पकड़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य खाली स्थान प्रति सप्ताह स्पष्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 45 घंटे प्रति सप्ताह बताया था मैंने वीडियो के माध्यम से आपको। इससे पहले जो 801 और 802 किया उसमें से एक में आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है मेरा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व तो खाली स्थान का है। किसका होता है भाई? शिक्षण का अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसकी कोई समस्या है तो वो कौन करेगा? टीचर ही करेगा। टीचर को क्या बोलेंगे? शिक्षक बोलेंगे। तो शिक्षक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्णमाला की पहचान खाली स्थान की आयु से शुरू होती है। वर्णमाला की पहचान जो है वो 3 वर्ष से शुरू हो जाती है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण खाली स्थान प्रकट करती है। तो आत्मसम्मान की भावना जो है वो किशोरावस्था में हमको आघात लगता है कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी है, मेरी यहाँ पे इसने बदनामी कर दी है, तो वो किशोरावस्था होती है। बाल्यावस्था में हम लोग ये सब चीज़ें नहीं ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो है किशोरावस्था। बाल्यावस्था में तो भूल जाते हैं। आज आप उसको डांट दो, धमका दो, 2 थप्पड़ मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाल्यावस्था में सहन कर लेगा। लेकिन किशोरावस्था में आपने छेड़खानी की किसी से तो समझ लो आपका बायोडाटा निकाल देगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा वो अपनी गैंग को लेकर के। तो ये हो गया हमारा किशोरावस्था। अगला जो प्रश्न है, बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि खाली स्थान से रखता है। बाल्यावस्था में जो सबसे अधिक रुचि रखता है बच्चा, वो किससे रखता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में जो है कहानियों से रखता है। उसको कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। आप कहानी सुनाने बैठ जाइए, बच्चा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। या कार्टून मूवी दिखा दीजिए, लेकिन मूवी वूवी का नाम तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। शिक्षक का बर्ताव खालिस्तान होना चाहिए। तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो आदर्शवादी होना चाहिए। सबके लिए जो है आदर्श स्थापित होना चाहिए। आदर्शवादी यानी उसकी बातों से जो है आदर्श झलके, आपको अच्छी चीज़ें समझाए, आपको सम्मान सिखाए, किसी का जो है आदर करना सिखाए। ठीक है, आदर्शवादी।
अध्यापन सामग्री का चयन मुख्यतः खालिस्तान द्वारा किया जाना चाहिए। अध्यापन सामग्री का चयन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो अध्यापन सामग्री कौन भाई, मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ही चयन करूंगा, तो मैं कौन हूं? अध्यापक हूं, यानी शिक्षक हूं। तो यहाँ पे हम शिक्षक या अध्यापक लिख सकते हैं। शिक्षण में खालिस्तान विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो वो कौन सी विधि है? तो कर के सीखने की विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। कर के सीखने की, खुद करके देखो, करके सीखने की विधि। आइए अब आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है, उसका नाम बताना है आपको। आंसर हो जाएगा हमारा गेस्टाल्ट। ठीक है, गेस्टाल्ट। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपसे, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं सीखना। सीखना कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। कभी कभी खालिस्तान में भी बना हुआ है, एक क्वेश्चन मेरे को याद है, इसी ईयर में पूछा गया था। पियाजे ने बच्चों के विचारों को विस्तार से जानने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? तो पियाजे ने जो है वार्तालाप का सिद्धांत अपनाया था, या तरीका। हमारा आंसर हो जाएगा वार्तालाप का। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, साक्षात्कार एक प्रकार से मौखिक प्रश्नावली है, यह कथन है। यानी कि यह कथन किसने दिया है? तो ये आपका दिया गया है अर्नाल्ड के द्वारा। मैथ्यू अर्नाल्ड पूरा नाम है, लेकिन आप अर्नाल्ड भी लिख दोगे तो भी चलेगा। मैथ्यू अर्नाल्ड। ठीक है, मैथ्यू अर्नाल्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पियाजे के नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग बच्चों के किस पक्ष का अध्ययन करने के में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो ये पक्ष होता है ये संज्ञात्मक पक्ष होता है। ठीक है, तो इस तरह से वन वर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो खेल की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको हम जानते हैं। खेल एक जन्मजात स्वाभाविक एवं प्राकृतिक प्रवृत्ति है। खेल स्वतंत्र एवं आत्म प्रेरित होता है। खेल स्फूर्ति और आनंद प्रदान करता है। खेल में कुछ रचनात्मकता होती है। खेल में खेलने की क्रिया के अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता है। बालकों के खेल भिन्न होते हैं। खेल परंपराओं में प्रभावित होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ और भी है, इसके कुछ ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको नोट्स प्राप्ति चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य लिखिए। पाठ्यक्रम भैया जो होता है वो किस किस कारण से जो है हम उसको चयन करते हैं? तो पाठ्यक्रम को विषयों तथा क्रियाओं के बीच की खाई को पाट कर बालकों के सामने ऐसी क्रियाओं को प्रस्तुत करना है जो उनके वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए उपयोगी बनाना। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य हो गया कि हम सीधा कह सकते हैं कि बच्चों को जो है वर्तमान और भावी जीवन के लिए उपयोगी बनाना जो है पाठ्यक्रम का पहला उद्देश्य है। पाठ्यक्रम बालक के चिंतन, मनन, तर्क तथा विवेक एवं निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास करना है। पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करता है जिसकी सहायता से शिक्षण की क्रिया को संपादित किया जाता है। पाठ्यक्रम को ज्ञान तथा खोज की सीमाओं का बढ़ने के बढ़ाने के लिए अन्वेषणों का सृजन करना होता है। साथ ही साथ जो है इसमें और भी है, पाठ्यक्रम को मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट करके सांस्कृतिक तथा सभ्यता का हस्तांतरण करना एवं विकास करना इसका उद्देश्य है। पाठ्यक्रम
को बालक में मित्रता, ईमानदारी, निष्पक्षता, संयोग, सहनशीलता, सहानुभूति एवं अनुशासन आदि गुणों को विकसित करने के लिए नैतिक चरित्र का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर जो है ईसीसी कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता जो है, तो ईसीसी कार्यक्रम जो है इसकी जो है क्या विशेषता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये बाल केंद्रित भी है, क्रिया आधारित भी है, खेलों द्वारा शिक्षा भी दी जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में सूक्ष्म पेशीय कौशल है। सूक्ष्म पेशीय कौशल में आपका आ जाता है, देखिए ये आपका उछलना, कूदना और दौड़ना, इसमें सभी में देख रहे हो आप जो है आपका पैर भी काम कर रहा है, ठीक है, तो ये आपके सूक्ष्म में नहीं आते हैं, ठीक है, तो ब्लॉक बनाना जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया है परियोजना विधि के प्रवर्तक जो है वो कौन है, तो आप जानते हैं किलपैट्रिक हैं, तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारनाइट का अभ्यास का नियम संबंधित है, तो वो सीखने से संबंधित है, तो यहाँ पे जो है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम सोपान जो है वो क्या होता है, उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप पे आप नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे नोट कर लें अपने क्वेश्चंस को। इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश मीडियम में पूछे जाते हैं और आंसर सेम ही रहेंगे। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य, तो गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना जो है जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। राष्ट्रीय पठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, 2005 में। और गत्यात्मक विकास से क्या तात्पर्य है, किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता का विकास होना जो है गत्यात्मक विकास कहलाता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो इसके दो आंसर लिख सकते हैं। संतुलित आहार में वे सभी आवश्यक तत्व होते हैं जिनकी मानव शरीर को आवश्यकता होती है, या फिर आप लिख सकते हैं किसी व्यक्ति को स्वस्थ बनाने और सभी लाभ और आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के संयोजन से युक्त भोजन योजना को संतुलित आहार कहा जाता है। आगे जो क्वेश्चन है, प्राबेल के शिक्षा दर्शन का पर आधारित विद्यालय जो है वो कौन सा है, किंडरगार्टन है। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन का पद्धति जो है दिया था। व्यवहार संबंधी कठिनाइयों के प्रकार जो है वो कौन से, व्यवहार में आवृत्ति भी हो सकती है और व्यवहार की तीव्रता भी हो सकती है, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह परिभाषा जो है गिलफोर्ड की है, ठीक है। नोट्स प्राप्ति हेतु नंबर दिया गया है। प्रतिदिन योजना में गतिविधि होनी चाहिए। प्रतिदिन योजना जो होती है उसमें क्या कर सकते हैं हम, प्रतिदिन में हाथों से क्रिया करवा सकते हैं, मस्तिष्क की क्रिया करा सकते हैं, जिज्ञासा के लिए क्रिया करवा सकते हैं ना, उपयुक्त सभी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अवलोकन की परिस्थिति है। अवलोकन का समय जो है अवलोकन की परिस्थिति डिसाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ इस तरह से प्रश्न है आपके, देख सकते हो आप, पढ़ लेना। खाली स्थानों की पूर्ति करते हैं कुछ। खाली स्थान एक गामक अधिगम है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो बैठना जो है कि गामक अधिगम है, बैठना जो है कि गामक अधिगम है, तो यहाँ पे बैठने में मैंने टिक किया हुआ है। पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था खाली स्थान है, तो वो है 11 से आपका 15 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, शिक्षण आव्यूह में खाली स्थान गतिविधि सम्मिलित है, तो गृह कार्य को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। बालक के विकास की प्रथम पाठशाला जो है वो कौन होती है, परिवार होता है हमारा। और कपड़े पहनने का कौशल खालिस्तान उम्र में आता है, तो 4 वर्ष की उम्र में बच्चे जो है कपड़े पहनना सीख जाते हैं, ठीक है। आइए, ये आपके इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वही क्वेश्चन है, वही आपके आंसर्स यहाँ पे रहेगा। आगे है, डॉक्टर मारिया मांटेसरी ने कौन सा विद्यालय प्रारंभ किया था, तो उनका उस विद्यालय का नाम था बाल गृह, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है, समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1975 में। कब हुआ था, 2 अक्टूबर में। इसके बाद जो है संज्ञात्मक विकास के जनक कौन माने जाते हैं, तो वो जीन पियाजे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वार्षिक कार्यक्रम योजना में जुलाई माह की प्रस्तावित गतिविधियां बताइए। ये आपको बताने कौन कौन सी गतिविधियां आप जो है करते हैं इसमें, तो इसका आंसर हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, जब वार्षिक कार्यक्रम योजना होती है तो जुलाई माह में जो भी प्रस्तावित गतिविधियां हैं उसमें कहानी का नाट्यकरण करवा सकते हैं, पाठशाला में मेले का आयोजन छात्रों से करवा सकते हैं, हाव भाव के साथ कविता का प्रदर्शन करवा सकते हैं, साथ ही साथ देशभक्ति से संबंधित कविता या गीत का संग्रह जो है ये भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वितीयक उद्दीपक के उदाहरण जो है वो होता है संयोग और समायोजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। अगला जो प्रश्न है, शाला पूर्व तैयारी की रचनात्मक गतिविधियां लिखिए, तो शाला पूर्व तैयारी में रचनात्मक जो गतिविधियां हो सकती है उसमें चित्रकारी, रंग भरना, स्केचिंग करना, क्ले मिट्टी से खिलौना बनाना,
और अरिगेमी यानी कि पशु पक्षी या विभिन्न आकृतियां बनाना और मुखौटे बनाना, गुड्डे गुड़िया बनाना, ये सारे के सारे शाला पूर्व तैयारी की रचनात्मक गतिविधियां हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, समेकित बालक विकास सेवाओं का संगठन बताइए। तो ये भी हम बता सकते हैं कि यह योजना मुख्य रूप से आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से चलाई जाती है। ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, ये इसका सेवाओं का संगठन है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलिसिस कार्यक्रम क्या है। तो इसमें भारत में पोषण संबंधी एनीमिया रोकथाम कार्यक्रमों पर चर्चा की गई है, जो गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 1 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की खुराक प्रदान करते हैं। तो ये एक कार्यक्रम है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया है, जननी सुरक्षा योजना क्या है। मैं अभी अभी डिस्कस कर चुका हूँ जननी सुरक्षा योजना क्या है, ऊपर ही हमने डिस्कस किया था। क्रियाकलाप आधारित शिक्षण विधि के गुण बताने हैं। तो यह बच्चों को अपने ज्ञान और सोच को व्यक्त करने के तरीके में रचनात्मक होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पद्धति छात्रों को यह अवसर प्रदान करती है कि वे जो भी सीखते हैं उसे करने के साथ साथ मौखिक रूप से व्यक्त करें। ठीक है, ये जो है इसके दो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, गुण लिखे हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परियोजना विधि के सोपान लिखिए। तो परियोजना विधि के सोपान मैंने नोट्स में भी दिए हैं। तो यहाँ पर जो है परिस्थिति उत्पन्न करना, परियोजना का चयन करना, परियोजना का रूपरेखा बनाना, परियोजना का क्रियान्वयन करना, परियोजना का मूल्यांकन करना और लेखा जोखा प्रस्तुत करना। ये 6 की 6 जो है सोपान होते हैं, 6 के 6 ही आपको याद रखने हैं। मैसेज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे नोट्स के लिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, ईसीसी के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। तो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो सभी को पता है, पियाजे का ये दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामान्य बच्चों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है तो ये शिक्षा जो है समावेशित शिक्षा कहलाती है। इसके बाद जो है, शिक्षा का त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने दी थी। तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया देने वाले थे, इसमें कोई भी नाम नहीं है, ये सारे के सारे नाम गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे त्रिध्रुवी प्रक्रिया देने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो जॉन डीवी है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जॉन डीवी। इन्होंने त्रिध्रुवी प्रक्रिया दी थी कि जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा जो है वो 3 लोगों के संबंधित जो है क्रिया है, जो इसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। एडम्स ने कहा था कि ये द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, एडम्स ने कहा था ये द्विमुखी प्रक्रिया है, इसमें जो है शिक्षक और केवल छात्र शामिल होते हैं। उसने जो एडम्स ने पाठ्यक्रम को शामिल नहीं किया था। प्रारंभिक बचपन में सीखने एवं विकास का गायात्मक मापदंड जो है वो कौन सा है। तो देखिए, परिपक्वता है। प्रारंभिक बचपन में सीखने एवं विकास का गायात्मक मापदंड जो है वो कौन सा है, वो है आपका प्रारंभिक बचपन में परिपक्वता, सॉरी, परिपक्वता नहीं हो सकती, प्रयोज्यता नहीं है, संप्रेषण नहीं है, सामाजिक संपर्क। द ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक बचपन की बात हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो देख सकते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जोड़ी मिलाना था, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जोड़ियाँ मिलाइए। कोठारी शिक्षा आयोग, इस तरह से इधर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इधर से आप दोनों को आपको मैच करना है। तो कोठारी शिक्षा आयोग जो है समायोजन कौशल विकास के लिए जो है ये है। और पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष होती है। अनुकरण से सीखना जो है वो 3 से 6 वर्ष में होता है। गोष्ठी का आयोजन जो है ये क्या होता है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का विकास करता है। और अभ्यास का नियम जो है ये किसने दिया था, थार्नाइट ने दिया था। नोट्स के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। यही जो क्वेश्चन है आपके सेम है, बस आपको मैच कर देना है जैसे मैंने ऊपर बताया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। ईसीसी क्या है, तो इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा। ये जो है पूर्व विद्यालय आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करती है। ईसीसी ये है। समेकित बालक विकास सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1975 में कर दिया गया था। किशोरावस्था के बच्चों का आयु वर्ग क्या है, तो वो 13 से 18 वर्ष तथा 12 से 19 वर्ष, दोनों में से कोई एक भी माना जा सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे सही होगा। समावेशी कक्षा प्रबंध क्या होता है, तो एक कक्षा जिसमें सभी छात्र उनकी क्षमताओं या कमी कौशलों के बावजूद समग्र रूप से जो है स्वागत किया जाता है, समग्र रूप से शिक्षा दी जाती है, वही समावेशी शिक्षक प्रबंध कहलाती है। उद्दीपक तथा प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनने वाले संयोग से कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो प्रोत्साहन की क्रिया संपन्न होती है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे नोट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं। शिशु शिक्षक की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो इसमें पहला है शिक्षकों के द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास करना, और दूसरा जो है विशेषता वो कह सकते हैं शिक्षकों के द्वारा बच्चों में व्यक्तित्व का निर्माण करना।
अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, पूर्व बाल अवस्था शिक्षा में स्कूल शिक्षा विभाग क्या सहयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं ईसीसी। ठीक है, तो ईसीसी जो है द्वारा बनाए गए नियमों को लागू कर बालकों में बिना भेदभाव के समग्र विकास में सहयोग करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या करता है ये सहयोग करता है। अगला जो आंसर है क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की पाठ्यचर्या की कोई दो विशेषताएं बताइए। बहुत सारी विशेषताएं हैं। आयु और विकास की दृष्टि से उपयुक्त पाठ्यक्रम देता है, खेल के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, सीखने के माहौल को सक्षम और उत्तेजित करता है, उसके अलावा अच्छी तरह से प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारी बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, सभी के लिए समान अवसर नीति जो है यहाँ पर देखी जाती है, और बच्चों के अवलोकन और मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का समावेश होता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, बाल केंद्रित गतिविधियां क्या हैं होती हैं? तो बाल केंद्रित गतिविधियों में अध्यापक बच्चों के लिए अधिगम की ऐसी स्थितियां बनाते हैं जहां बच्चे खुद से अवलोकन करके, खोजबीन करके, प्रश्न करके, अनुभव का निर्माण करके और विभिन्न अवधारणाओं के प्रति अपनी समझ जो है बनाने के अवसर दिए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन से क्या समझते हैं? मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। इसमें गतिविधियां, विशेषताओं और परिणामों के बारे में जानकारी एकत्र करना और विश्लेषण करना शामिल है। सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चों के भाषाई विकास में सामाजिक अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान अपनी समाज संस्कृति से जुड़कर भाषाई नियमों को आत्मसात करते हैं, यानी कि सीखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाल विकास का पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सी शाला पूर्व तैयारी की गतिविधियां सम्मिलित की गई हैं, ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, समेकित बाल विकास सेवाएं क्या हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए, बाल विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सी शाला पूर्व तैयारियां गतिविधियां सम्मिलित की गई हैं? तो मैंने अभी अभी ये शाला पूर्व तैयारियों वाला क्वेश्चन करवाया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, शाला पूर्व तैयारियां जो है मैंने करवाया था, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा दिया गया है। यहाँ पर समेकित बाल विकास की सेवाएं क्या है? तो समेकित बाल विकास योजना जो है बच्चों को पूर्ण पोषण, टीकाकरण और स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करती है। समेकित बाल विकास योजना एक लोकप्रिय सरकारी प्रमुख पहल है। यह दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, जिससे 1975 में लॉन्च किया गया था, और यह बच्चे के समग्र विकास के लिए सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करता है। और जो समग्र या समेकित बाल विकास योजना है, एक संघ द्वारा जो है वित्त पोषित कार्यक्रम है, जो राज्य सरकारों और केंद्रीय शासित प्रदेशों द्वारा संचालित है। यह प्रणाली राष्ट्रीय दायरे में है, जिसमें देश भर के सभी जिले शामिल होते हैं। तो इसमें से आप 3-4 जो भी, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 3 पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अधिगम का अर्थ लिखना है। अधिगम यानी सीखना होता है। ये एक व्यापक, सतत एवं जीवन प्रति चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। बुडवत के अनुसार जो है इसका आप सीधा सीधा अधिगम का अर्थ लिख सकते हैं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, परिपक्वता सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है? तो परिपक्वता किसी व्यक्ति की अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने की क्षमता में भूमिका निभाती है। यह उनकी सोच पर नज़र रखने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है, और इस मामले में सीखने की स्थिति में उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली विभिन्न भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये सारी की चीज़ें कैसे प्रभावित करती है हमने बता दी। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें तो पूछा गया यहाँ पे, विद्यालय और समाज के से संबंध बताइए। तो विद्यालय और समाज शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इसलिए दोनों में गहरा संबंध है। विद्यालय यदि औपचारिक संस्था है का उदाहरण है, तो समाज जो है अनौपचारिक है, एक ऑफिशियल है, एक अनऑफिशियल है। विद्यालय में दी जाने वाली पुस्तक की शिक्षा तभी सार्थक है जब उसमें मिले अनुभवों को वास्तविक सामाजिक जीवन से जोड़ा जाए। विद्यालय को छोटा समाज कहा जाता है, क्योंकि यह समाज द्वारा निर्मित होती है। अतः विद्यालय को चाहिए कि वह बच्चों को वास्तविक जीवन में अनुभव से परिचित कराए, और शिक्षा का उद्देश्य बच्चे में सामाजिक की योग्यता का विकास करना है। ऐसा विद्यालय एवं समाज के संबंध के बिना विद्यालय और समाज के संबंध के बिना जो है संभव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये आंसर लिख देंगे। नोट्स के लिए आप यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मातृ शिक्षक संघ क्या है, ये अभी अभी मैंने करवा दिया था आपको। राष्ट्रीय रक्त अलपता प्रोफाइलिसिस कार्यक्रम क्या होता है, ये भी देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद जो है SOS ग्राम या बाल ग्राम क्या है, तो हम कह सकते हैं बाल ग्राम में बसेरा व
बेसहारा व गरीब बच्चों के बच्चे रहते हैं, परिवारों के बच्चे रहते हैं, और बच्चों के भोजन से लेकर पढ़ाई तक की व्यवस्था बालग्राम में ही होती है। भारत का पहला बालग्राम जो है फरीदाबाद में बनाया गया और 1967 में ये बनकर तैयार हुआ था। वर्तमान में भारत में SOS के 40 बालग्राम हैं। फरीदाबाद में 2 SOS बालग्राम चलाए जा रहे हैं। एक ग्रीनफील्ड में है जबकि दूसरा जो है सेक्टर 29 में है। दोनों में करीब जो है 219 बच्चे रहते हैं। बालग्राम में अलग अलग घर बनाए जाते हैं। हर घर में एक महिला 10 बच्चों की देखभाल करती है। तो इसमें से आप जितना आप चाहें स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सीखने की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सीखने की प्रमुख विशेषताएं बहुत सारी है। व्यवहार में परिवर्तन द्वारा सीखना है। अधिगम सार्वभौमिक होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसकी विशेषता क्या है, सीखना यानी कि अधिगम होता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, यानी सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना जीवन जीवन प्रयत्न चलता रहता है। सीखना समायोजन की प्रक्रिया है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। नवीन ज्ञान की खोज जो है सीखना होती है। अधिगम वातावरण की उपज है सीखना, और अधिगम अनुभव का संगठन है, ठीक है। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, तो बच्चे किस प्रकार सीख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं बच्चे विभिन्न तरीकों से पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके आदि द्वारा सीखते हैं। बच्चे दैनिक जीवन में कहानियाँ, शब्द सुनते हैं और वो सुन करके सीखते हैं। यदि कोई बच्चा दृश्य द्वारा सीखने वाला है तो वो चित्र को देख करके, पढ़ करके जो है सीखता है। वह चीज़ों को देख करके समझता है, याद भी करता है। कक्षा में बच्चे गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, और बच्चे परिवार, समाज, वातावरण, विद्यालय आदि से सीखते हैं। तो ये बच्चे जो है कैसे सीखते हैं ये बता सकते हैं। पियाजे के संज्ञात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं नोट्स में सारी चीज़ें बताई गई हैं। संवेदी पेशीय अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। सभी की उम्र आपको ध्यान रखनी है, MCQ बनता है, पूछा जाता है आपसे। और आप जो है नोट्स प्राप्ति हेतु इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जो अभी तक कुछ आपके डाउट्स थे, आपने नहीं पढ़े थे, जो चीज़ें आपने नहीं सीखे थे, कुछ चीज़ें वो आपको मुझसे प्राप्ति हो चुकी होगी। आने वाले टाइम में आपका नेक्स्ट विषय आएगा। मैक्सिमम शेयर कीजिए। आप थोड़ा सा जो आप वो कंजूसी दिखाते हैं, शेयर नहीं करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। सेशन को लाइक भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें मैं बोलता नहीं हूँ जनरली, किसी वीडियो में आज तक बोला नहीं है कि आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन बट अच्छा नहीं लगता है कि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। नोट्स प्राप्ति हेतु यहाँ पे संपर्क कीजिएगा, और हमारे जो नोट्स होंगे वो PDF फॉर्म में मिलेंगे, और आपको इमीडिएट पेमेंट के बाद में जो है आपका नोट्स प्राप्त हो जाएगा। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज तक हमारा कोई भी एक भी बच्चे से नोट्स फेलियर नहीं हुआ है, ना ही कोई हमारी एक्स्ट्रा ऐप है जिस पे आपको जाकर के रजिस्टर करना होगा। आप उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते हो। हमारे नोट्स जो है आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप 2-3 बच्चे हैं, 2-3 दोस्त हैं, तो आपस में मिल करके भी ले सकते हैं। आप एक बार कोई भी नोट्स ले सकते हैं, व्हाट्सएप से दूसरे मनुष्य को, दूसरे विद्यार्थी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा सबके पास पहुंचे। विश्वास करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिला होगा। आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से कुछ और बेहतर सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, विश्वास के साथ पढ़िए। जितने वीडियोस हमने डाले हैं कंप्लीट डाल दिए हैं, ठीक है। MCQ की वीडियोस लगातार चल रही हैं, लेकिन जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनके वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके थे, ठीक है। हमने 1 महीने पहले एग्ज़ाम के हिसाब से ही, जो आपकी पिछली एग्ज़ाम डेट थी उसके हिसाब से हमने कंप्लीट करवा दिया था, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। उसमें 1 वर्ड भी दिए थे मैंने, MCQ के डायरेक्ट आंसर दिए हैं, फिलअप्स भी बताए हैं, और बड़े क्वेश्चंस भी बताए हैं, और यहाँ पर भी MCQ चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अगर अच्छी तरह से नोट्स को पढ़ते हो, वीडियोज़ को देखते हो, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। 90% तो आप आसानी से क्रॉस कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।